हेलो फ्रेंड्स। आज हम 28 जून 2025 का प्रीलिम्स से स्पेसिफिक आर्टिकल डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है ना, वो है एक्सियोम मिशन 4 एक्स 4 मिशन के बारे में। ठीक है ना। अब आपको पता है कि स्पेस में ना 41 साल के गैप के बाद कोई इंडियन एस्ट्रोनॉट जो है वो जा रहा है। ठीक है ना। और कहाँ पे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। तो बेसिकली ये जो एक्सियोम मिशन है ना एक्स 4, ये इसमें इंडिया की तरफ से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जा रहे हैं। हाँ जी, वही शुभांशु शुक्ला। ये ऑलरेडी गगनयान मिशन जो है अपने इंडिया का, ठीक है ना, ये गगनयान के भी पार्ट है। ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी गगनयान मिशन में भी ये जो 4 डेलीगेट्स जा रहे हैं, उनमें से इसरो का जो मिशन है गगनयान, उसमें से एक एस्ट्रोनॉट ये भी डिजिग्नेट किए गए हैं। तो एक तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, ये सेकंड इंडियन है जो स्पेस जा रहे हैं। ठीक है ना, 40 साल के बाद, मतलब प्रिसाइजली 41 साल हो गए। तो राकेश शर्मा के बाद, पहले राकेश शर्मा थे जो स्पेस में गए थे, और अब दूसरे नंबर पे कौन है? शुभांशु शुक्ला, ये ग्रुप कैप्टन है। ठीक है ना। बाकी 3 लोग जो है 3 अलग अलग कंट्री से जा रहे हैं, एक पोलैंड से, एक हंगरी से, और एक यूएस से। ठीक है ना। और स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट है, ठीक है ना, वो नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से वो जो है वो वहां से इसको एक तरीके से लॉन्च किया जाएगा। तो अगर आप देखो इस मिशन में, एक्सियन 4 मिशन को, तो ये चौथा प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है, ये ध्यान रखना है। और जा कहाँ रहा है? आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है ना। अब क्या करना है वहां पे जाके? माइक्रोग्रेविटी बायोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर काम करना, मटेरियल साइंस, ठीक है ना, इसके ऊपर। अच्छा, एक और भी देखना, कंप्यूटर काम करता है नहीं करता है, ठीक है ना, ढंग से। ठीक है। तो बहुत सारी चीजों पे, ठीक है ना, वहां पे उसके स्पेस के अंदर इन चीजों को जाके उसके बारे में एक्सप्लोर करना और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना। ठीक है ना। तो ये एक्सियम 4 मिशन को इसके लिए प्लान किया गया था। ठीक। अब ध्यान रखना है कि इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया कि एक तो ना मिशन जो है ना, इंडिया का जो खुद का जो इसरो का जो अपकमिंग मिशन है गगनयान मिशन, उसकी तैयारी जो है ना, बेसिकली उसकी प्रिपेयर्डनेस क्या है, उसको स्ट्रेंथन करेगा। क्योंकि एक एक आपका बंदा जो जा रहा है, शुभांशु शुक्ला ग्रुप कैप्टन, उनके जाने के बाद अगर वो जाके आएंगे तो अपना एक्सपीरियंस, अगली बार जब वो गगनयान मिशन में जाएंगे तो एक्सपीरियंस लेके जाएंगे। देखो नियरली ना 28 घंटे लगेंगे इसको, 28 आवर की जर्नी है यहाँ तक जाने में। तो 28 घंटे में वहां पहुंचे, वहां से उन्होंने मैसेज भी कन्वे किया। ठीक है ना। तो एक तरीके से इसरो और नासा के बीच में जो है ना स्पेस जो फ्लाइट कोऑपरेशन है उसको भी स्ट्रेंथन करेगा। ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट, हमारे ये जो मिशन है ये एक्सियम एक्स 4, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। डन। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ओआईसी। ठीक है ना, क्योंकि ये दुनिया की ना सबसे ज्यादा सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सेकंड लार्जेस्ट, सबसे नंबर 1 पे यूनाइटेड नेशन है, अपने को पता है, सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। डन। 57 मेंबर कंट्रीज हैं इसके। और 1969 में ओआईसी को स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है। माना जाता है कि ये मुस्लिम वर्ल्ड की कलेक्टिव वॉइस है। पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम जो लोग हैं, मुस्लिम वर्ल्ड है उसकी जो, मतलब कहते हैं ना कि उसको जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सेफ गार्ड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। ठीक है ना। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी एक्चुअली हुआ क्या है कि यहाँ पे इस्तांबुल में, ठीक है ना, टर्की के अंदर, ठीक है ना, तो इस्तांबुल के अंदर अभी इसका 51st सेशन हुआ। ठीक है ना। तो वहां पे बहुत सारे जो डेलीगेट्स थे, जो इसके मेंबर स्टेट हैं, उन्होंने जो इजराइल की जो अभी मिलिट्री एक्शन थी ना ईरान में, सीरिया में और लेबनान में, उसको जो है क्रिटिसाइज किया। यहां तक तो बात ठीक थी। पर इन्होंने साथ में क्या कर दिया, इंडिया को भी क्रिटिसाइज कर दिया पाकिस्तान को लेके, दूसरा इंडस वाटर ट्रीटी को भी लेके, कि आप यूनिलेटरली इस तरीके से आप क्या करते हो, ग्लोबल जो ट्रीटीज हैं, ठीक है ना, उसका आप उसको आप रिस्पेक्ट नहीं करते। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है? तो इंडिया ने ना काफी सख्त ऐतराज भी जताया है। ठीक है ना। और इंडिया को ये बात थोड़ी कमी पसंद आई, जो उन्होंने डिक्लेरेशन, इस्तांबुल डिक्लेरेशन वहां पे साइन किया। तो इंडिया इसके एकदम अगेंस्ट में है। अब ध्यान रखना है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। अब आपको पता है इंडिया में बहुत ज्यादा जो है मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन इतने होने के बाद भी इंडिया ओआईसी का मेंबर नहीं है। ओआईसी ओआईसी की जो ना सेक्रेटेरिएट है, ये सऊदी अरेबिया जेद्दा में है। ठीक है ना। और ये ध्यान रखना, 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है इसके, अरबिक, इंग्लिश और फ्रेंच। और इसमें 3 मेन बॉडी है, इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस। अब इस जो ये आईएसएम है ना, बेसिकली ये 3 साल में एक बार मिलती है। ठीक है ना, एवरी 3 ईयर्स। जो फॉरेन मिनिस्टर की जो काउंसिल मीटिंग होती है, ये हर साल होती है, एनुअल। ठीक है ना, एवरी ईयर। और डे टू डे एक्टिविटी के लिए, जनरल डे टू डे एक्टिविटी के लिए ये जनरल सेक्रेटेरिएट है। तो अभी जो है ना सीएफएम हुआ ही है, कौन सा, 51st। तो वहां पे इंडिया ने अपना जो है एक तरीके से क्या, जो आप कहते हैं ना आपत्ति दर्ज कराना, कि ठीक है ना, इंडिया को ये बात थोड़ी कमी पसंद आई। ठीक। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। अगला आर्टिकल क्या है? डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। ठीक है ना। तो अब देखो दुनिया के अंदर ना खूब सारे, आप देखो तो अब देखो, अगर आपके पास फिनेंशियल इंक्लूजन है और साथ में डिजिटल इंक्लूजन की भी हम बात करते हैं, ठीक है ना, और फिनटेक वर्ल्ड में अगर हम रह रहे हैं, तो क्राइम भी हमारे जो है ना, जो फिनेंशियल रिलेटेड जो फ्रॉड्स हैं, बैंक फ्रॉड, वो बहुत
बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे 2000 मतलब 25 में ना, ये जो है ना लास्ट ईयर 12,200 करोड़ का था, अब ये 3 गुना हो गया एक साल में, 36,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड हुए हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा तो प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है ना ज्यादातर फ्रॉड केस जो है रिपोर्ट करते हैं, कार्ड के या इंटरनेट पेमेंट सेगमेंट के। तो इसके बीच क्या हुआ, जो जो डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है ना, डीपीआई बोलते हैं इसको बेसिकली। अब डीपीआई ना, यूपीआई भी, ठीक है ना, अगर आप देखो आधार देख लो, ये कोविड के लिए जो इस समय कोविन ऐप बना था, ये सब एक तरीके के डीपीआई का ही पार्ट है काइंड ऑफ। तो इतने जो डिजिटल पेमेंट फ्रॉड हो रहे हैं ना, तो आरबीआई, कुछ मेजर पब्लिक बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, ये लोग डीपीआई बनाने की, डीपीआई प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है। तो ये डीपीआई ना एक तरीके से फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट को काउंटर करेगा, ठीक है ना। जिस तरीके से इंडिया का डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम बढ़ रहा है पूरी मतलब बहुत पूरी दुनिया में ग्लोबली इसका रिकॉग्निशन हो रहा है, खास करके यूपीआई जैसी चीजों का। और हम जो नॉर्मल आम लोग हैं ना, वो भी इंटीग्रेट हो गए सिस्टम से बहुत कन्वीनियंटली, ठीक है ना, बहुत कन्वीनियंस के साथ ना इंटीग्रेशन हुआ उनका। तो अब क्राइम भी बढ़ा। तो एक ना रिकमेंडेशन आई, एक कमेटी बनी थी, एपी होटा कमेटी। ये एनपीसीआई जो नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसके जो है ना चेयरमैन है, एमडी है और सीईओ है। तो उनके जो है ना चेयरमैनशिप में जो एपी होता है, तो वहां पे एक कमेटी बनी और उसने ना ये रिकमेंड किया कि हमें क्या बनाना है, हमें एक टीपीआई प्लेटफॉर्म बनाना है। अब ये क्या करेगा, रियल टाइम इंटेलिजेंस गैदर करेगा, शेयर करेगा, ताकि तुरंत जो भी फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, उसको डिटेक्ट किया जाए, तुरंत के तुरंत ब्लॉक किया जाए। तो इसमें क्या फीचर्स होंगे, एक तो रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स, ठीक है ना, अलग अलग जगह से कोलेबरेटिव प्लेटफॉर्म होगा जिसमें पब्लिक और प्राइवेट बैंक दोनों को इंटीग्रेट किया जाएगा। और आरबीआई जो है ना, जो हब है ना, बेसिकली ये 5-10 मेजर बैंक के साथ मिलकर जो बना रहा है, तो प्रोटोटाइप, पहले एक प्रोटोटाइप इसका एक तरीके से ना सेमी मॉडल बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो सेमी मॉडल जो है ना उसको पहले बनाया जाएगा, फिर जो है ना इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है मास स्केल पे किया जाएगा। तो ये डीपीआई प्लेटफॉर्म भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है अभी। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, अंबुबाची मेला, ठीक है ना। अभी आपको पता है असम में जो कामाख्या टेम्पल है, वहां का जो हर साल जो अंबुबाची मेला है, जो लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ना, वो वहां पे भी हो रहा है। अच्छा, अंबुबाची मेला को ना अगर आप देखो तो इसको क्या कहते हैं, कुंभ मेला ऑफ द ईस्ट। कुंभ कुंभ मेला ऑफ द ईस्ट, ठीक है ना। अब ये बेसिकली क्या है, अगर इस मतलब अम्बुबाची मेला को देखो, तो एक तो ये कामाख्या टेम्पल का है, असम का, ठीक है ना। अब जो अम्बुबाची का मतलब होता है वाटर फ्लोइंग, ठीक है ना। अम्बुबाची का क्या मतलब होता है, वाटर फ्लोइंग। तो ये जो ना गॉडेस का जो जो इसको कहा जाता है कि पीरियड ऑफ द गॉडेस एनुअल मेंस्ट्रुएशन, ठीक है ना। तो ये कौन सा है, अब ये बेसिकली क्या है, पीरियड ऑफ द गॉडेस एनुअल मेंस्ट्रुएशन, ठीक है ना। तो इस समय क्या किया जाता है, इस फेस्टिवल को ना एक तरीके से फर्टिलिटी के साथ एसोसिएट किया गया है, और मानसून के आने पे ये फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। देखो फर्टिलिटी कल्ट ना दो लोगों के साथ एसोसिएटेड है, एक तो फर्टिलिटी कल्ट जिसमें जन्म देने की जो है ना प्रोडक्शन की या रिप्रोडक्शन की ताकत है, एक तो वुमेन के पास है, दूसरी अर्थ के पास है, मदर अर्थ के पास, ठीक है ना। तो ये इन दोनों के साथ, ये फर्टिलिटी कल्ट के साथ एसोसिएटेड ये फेस्टिवल है। अब ध्यान रखना है कि ये जो कामाख्या टेम्पल है ना, ये नीलाचल हिल्स में है। किस हिल्स में, नीलाचल हिल्स में। और ये जो टेम्पल बना है ना बेसिकली, ये नागरा स्टाइल का भी है, और सिर्फ नागरा नहीं है, साथ में मुगल आर्किटेक्चर भी है इसके साथ, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, और ये बहुत फेमस, ठीक है ना, ये तांत्रिक शक्तिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है। कौन सा, कामाख्या पीठ, कामाख्या। और जो शक्तिपीठ है ना 51, 51 शक्तिपीठ, उस उन 51 शक्तिपीठ में से ये एक है, 1/51। और शक्तिपीठ क्या जगह है, जब भगवान शिव, जब सती ने अग्नि में अपने आप को, जब अग्नि में जो कुंड था उसके अंदर जब माता सती गई थी, तो महादेव जो है भगवान शंकर उनको लेके जाते हैं, जब और गोद में उठा के जब वो विलाप कर रहे होते हैं, और माता सती के जो है ना बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग जगह पे गिरते हैं। तो वो जो जगह जहां जहां अलग अलग जगह गिरते हैं वही शक्तिपीठ है। तो 51 पार्ट्स गिरे थे, तो 51 शक्तिपीठ हैं, जिसमें से ये जो कामाख्या टेम्पल है वो एक शक्तिपीठ ही है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल क्या है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इंडेक्स। तो सबसे पहले तो ये समझो कि ये क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो कि चेंज कर सकती है किसी देश के नेशनल सिक्योरिटी के स्कोप को, इकोनॉमिक स्कोप को, ग्लोबल इन्फ्लुएंस में इसका काफी, ग्लोबल इन्फ्लुएंस को भी मतलब ग्लोबली आपकी कंट्री की जो इन्फ्लुएंस है उसको कम ज्यादा भी कर सकती है। तो ये बहुत जो है ना इंडेक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हार्वर्ड कैनेडी स्कूल है, ये ने दुनिया के ना 25 कंट्री को 5 अलग अलग की टेक्नोलॉजी सेक्टर में असेस किया है। कौन कौन से, एआई में, बायोटेक में, सेमीकंडक्टर में, स्पेस में और क्वांटम में। तो एआई में तो यूएस सबसे आगे है, ठीक है ना, फॉलोड बाय चाइना और यूरोप, ठीक। बायोटेक में यूएस और यूरोप जो है वो पावरफुल है। सेमीकंडक्टर में वैसे ही यूएस लीड कर रहा है, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया इसके बाद है। स्पेस के अंदर, ठीक है ना, अब देखो तो स्पेस के अंदर इंडिया का रैंक बहुत अच्छा है, ठीक है ना, रशिया थर्ड है, ठीक है ना, यूएस इसमें भी लीड कर रहा है, और इंडिया सेवेंथ है, और क्वांटम में भी यूएस लीड कर रहा है। तो बेसिकली यूएस तो पांचों में लीड कर रहा है,
ठीक है ना। इंडिया की इसमें अगर आप रैंक देखो, ठीक है ना, तो इंडिया का जो रैंक है वो 10th रैंक है आउट ऑफ 25, ठीक है ना। तो इंडिया का जो क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का इंडेक्स है, उसमें रैंकिंग क्या है, 10th, ठीक है ना। इंडिया के पीछे रशिया है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, तो कुछ ठीक ठाक कंट्री जो है इंडिया के पीछे, और इंडिया का जो स्कोर आया है ना बेसिकली वो आया 15.2। पर सबसे आगे जो है ना वो है यूएसए, फॉलोड बाय चाइना, फॉलोड बाय यूरोप, फॉलोड बाय जापान, फॉलोड बाय साउथ कोरिया, और इस तरीके से करते 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 फ्रांस वगैरह, और इंडिया आ जाता है 10th पोजीशन पे। डन। तो इसमें ध्यान रखना है। अब देखो चाइना क्या कर रहा है ना, ये गैप को क्लोज कर रहा है, जहां जहां वो इंटीग्रेट कर सकता है ना वहां, जैसे यूएस तो सब में लीड कर रहा है, तो ये और चाइना फोकस कर रहा है कि जितना कम से कम हम जो है ना गैप को क्लोज कर सकें इन फील्ड में, ठीक है ना। अब इंडिया स्पेस में 7th पोजीशन पे, तो इंडिया और बेहतर कर सकता है। इंडिया ईयू के साथ, जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोप के साथ, इंडिया जो है यूरोप के साथ अगर पार्टनरशिप करे, तो इंडिया अगर आप देखो तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल में, फार्मा इंडस्ट्री में इंडिया बहुत अच्छा कर सकता है। बायोटेक में ये जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन है उसमें इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर रहता है हमेशा। तो इसमें यूरोप जो है वो सेकंड नंबर पे है। तो यहाँ पे इंडिया और यूरोप की जो है कन्वर्जेंस जो है उसको इंडिया को स्टैब्लिश कर सकती है इस सेक्टर में। अगर आप देखो इंडिया जापान के साथ, तो जापान के साथ, ताइवान और जापान के साथ खास करके यहाँ पे अगर इंडिया अच्छे से एसोसिएट करती है, तो इंडिया सेमीकंडक्टर के फील्ड में भी काफी अच्छा कर सकती है, ठीक है ना। तो हमें तो सबसे पहले ना हमारी पॉलिसीज को अलाइन करना होगा, और अलाइन करने से पहले ना जो हमारी पॉलिसी की जो गैप है ना, कहाँ कहाँ कमी आ रही है उसको समझना पड़ेगा। फिर हम अपनी जो सारी जो इनोवेशन है और जो पॉलिसी है उसको हम अलाइन कर सकते हैं। अब देखो चाइना ने क्या किया, चाइना बायोटेक में ना खूब ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मतलब बहुत भयंकर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो आप बहुत जल्दी देखोगे चाइना को इस फील्ड में भी लीड करते हुए। तो चाइना अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है, फिर मार्केट में अपनी रिकग्निशन जो है वो स्टैब्लिश कर रहा है। तो इंडिया को भी अब हमें ऐसा नहीं कि कुछ कॉपी पेस्ट करना है, हम अपनी कैपेबिलिटी जानते हैं। जैसे इंडिया फार्मास्यूटिकल में अच्छा कर रहा है, और सेमीकंडक्टर में भी इंडिया काफी धीरे धीरे धीरे, हमारी सेमीकॉन पॉलिसी आने के बाद हम ठीक कर रहे हैं, स्पेस में हमारा अच्छा है। तो ये जो 3 सेक्टर है ना, बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, स्पेस, इसमें हम अपनी रैंकिंग कंपैरेटिवली बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो नेक्स्ट आर्टिकल तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। पर ये अभी अगर आप देखो तो, अगर एक मैं आपको एक ना वैसे करंट से एक और न्यूज ऐसा डिस्कस कर लेता हूँ। अभी जीएसटी ना जुलाई में ना जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, ठीक है ना। और जीएसटी काउंसिल में मीटिंग होने के बाद ये रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि बहुत सारे आर्टिकल जो 12% में है ना, उसको स्लैब को जो है ना 5% वाले स्लैब में रखा जाएगा। तो ये ना अभी न्यूज में है, और जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी तब हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के आर्टिकल में इतना ही। थैंक यू।